नमस्कार। ग्वालवंशी जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन समझने वाले हैं कोरोना के थर्ड लहर के बारे में, उसकी संभावना के बारे में और डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं कि कोरोना शरीर में किस प्रकार से इंटर होता है और हमारा मासूम सा फेफड़े को किस प्रकार से अस्त व्यस्त कर देता है, किस प्रकार से इम्पेक्ट करता है। आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं। साथियों, ये जो फेफड़े हैं, फेफड़े में दो प्रकार की सेल होती है। एक सेल होती है सेल मेम्ब्रेन और एक सेल का नाम होता है रिसेप्टर। तो ये सेल मेम्ब्रेन और रिसेप्टर, ये रिसेप्टर का काम होता है किसी भी प्रकार के कोई भी पदार्थ को शरीर में प्रवेश करवाना। फेफड़े में अंदर पहुंचाने का काम कौन करता है? रिसेप्टर करता है। बड़ा समझदार होता है, पढ़ा लिखा, 10वीं पास होता है। ये समता और समानता का अधिकार का उपयोग करते हुए कहता है कि बोले आन दो, सब मेरे लिए बराबर है, सबको आन दो, किसी को मना मत करो। बोले प्रोटीन आ रहा है, प्रोटीन को आन दो, वायरस आ रहा है, वायरस को आन दो। ये किसी को मना नहीं करता। जब ये मना नहीं करता भोलेनाथ बाबा, तो क्या होता है? ये देखो, ये है कोरोना। कोरोना जो है, कोरोना के बाहर वाले भाग को हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन और अंदर वाले भाग को कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। अब साथियों, होता क्या है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, यदि शरीर में प्रवेश कर गया और जेनेटिक मटेरियल अपने जैसे ही ढेर सारे अच्छे डलिया भर के वायरस बना लेगा, तो जैसे ही वायरस बनाएंगे ढेर सारे ड्रम भर के, तो वो फेफड़े को नुकसान पहुंचा देंगे। वो कैसे? यहाँ देखो साथियों, स्पाइक प्रोटीन का काम होता है यहाँ से रिसेप्टर के माध्यम से फेफड़े में पहुंच जाना। हम लोगों को रिसेप्टर से पहले ही इसको मारना होता है। यदि हम लोगों ने स्पाइक प्रोटीन को खत्म कर दिया, ऊपर वाले भाग को टकलू बाबा बना दिया, चाटी कर दिया, उसके ऊपर वाले भाग को खत्म कर दिया, तो अंदर वाला भाग यहाँ से प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिसेप्टर से अंदर पहुंचाने का काम होता है कोरोना को, बाहर वाला भाग करता है स्पाइक प्रोटीन। यदि हमने स्पाइक प्रोटीन को खत्म कर दिया तो ये हो जाएगा खत्म, जेनेटिक मटेरियल यहाँ से प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन स्पाइक प्रोटीन का काम होता है यहाँ उसको पहुंचाना। अब देखिए, रिसेप्टर से कोरोना पहुंच चुका है और यहाँ पहुंचने के बाद में जो फेफड़े पहुंच गया, फेफड़े में पहुंचने के बाद में स्पाइक प्रोटीन हो जाता है खत्म। अब यहाँ बच गया जेनेटिक मटेरियल। जब जेनेटिक मटेरियल फेफड़े में पहुंच जाता है, अब इसका काम यहाँ से शुरू होता है। जेनेटिक मटेरियल कहता है कि बोले यहाँ पर फोटोकॉपी मशीन कहाँ पर है, राइबोसोम कहाँ पर है। बोले मेरे जैसी असंख्य मात्रा में मैं अपने आप को बनाना चाहता हूँ, मैं विकास करना चाहता हूँ। तो ये फेफड़ा बोलता है कि बोले ये यहाँ बैठा है, जाओ, बोले यहाँ जाओ, ये घर में बैठा है, बोले राइबोसोम। वो यहाँ से भागते हुए पहुँचता है कहाँ पर? यहाँ पहुँच जाता है राइबोसोम के पास। राइबोसोम को बोलता है कि भाई तू तो एक फोटोकॉपी मशीन है, ये फोटोकॉपी मशीन है। राइबोसोम बोलते हैं कि हाँ मैं तो फोटोकॉपी मशीन हूँ। तो बोले एक काम कर, तू क्या करता है? तो बोले प्रोटीन का निर्माण करता हूँ, मुझे लोग प्यार से प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। बोले हाँ, तो एक काम कर, प्रोटीन वाला पेज बोले आप यहाँ से हटाओ। राइबोसोम कहता है कि ये प्रोटीन जो यहाँ पर मशीन है, फोटोकॉपी मशीन, बोले प्रोटीन का पेज रखा हुआ है, असंख्य मात्रा में प्रोटीन बन रहे हैं, राइबोसोम बनाने का काम कर रहा है। लेकिन अब क्या करेगा, प्रोटीन को ये वायरस ने, ये कमीना वायरस जो है, इसने प्रोटीन का जो पेज था इसको उठा के फेंक दिया और इस पेज के ऊपर अपना वाला पेज वायरस वाला रख दिया। लेकिन ये भोलेनाथ बाबा में बैठा हुआ, ये भोले बाबा में बैठा हुआ राइबोसोम जो है, ये राइबोसोम क्या करेगा, इसी को, जो फोटोकॉपी मशीन है, क्या काम होता है, जो भी आया उसे फोटोकॉपी कर देना, तो इसकी फोटोकॉपी ढेर सारी वो कर देता है। अब क्या हुआ, जहाँ प्रोटीन बनना था वहाँ बन गया वायरस, असंख्य मात्रा में वायरस बन गया। इस समय तक क्या होता है, 6 से 7 दिन, 7 से 8 दिन का समय मिलता है व्यक्ति को बचाने का। यही वो समय रहता है जब वो प्रोटीन की जगह वायरस आ गया और वायरस असंख्य मात्रा में बन रहा है। इसी समय तक यदि हमने इलाज करवा लिया तो व्यक्ति बच जाएगा, और नहीं तो कोरोना उसको जैसे आराम करवा देगा। आप देखेंगे असंख्य मात्रा में अब यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल ने वायरस बना दिया, और इतने सारे बना दिया कि यहाँ पर अब वो इसमें फैलना शुरू हो जाएगा, पूरे के पूरे फेफड़े को अपने कब्जे में कर लेगा और जकड़ लेगा और सांस लेने में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से कोरोना फैलता है। अब साथियों, विश्व में अलग अलग प्रकार के वेरिएंट आए हुए हैं। वेरिएंट मतलब बदलाव हुआ है, म्यूटेट वेरिएंट हुए, म्यूटेट वायरस फैला हुआ है। अल्फा आया, फिर बीटा आया, समय के अकॉर्डिंग डेल्टा आया, गामा, फिर बीटा प्लस, इस प्रकार से डेल्टा प्लस, इस प्रकार से आगे बढ़ते रहे। वो कैसे कैसे आए हुए हैं देखिए साथियों, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और डेल्टा प्लस। तो साथियों, अल्फा, बीटा, गामा की विशेषता ये थी कि ये जो है एक समय में 1 से 3 लोगों को पहुंचते थे।
लेकिन ये जो कमीनापन दिखाते हुए जो डेल्टा है ये एक से कितने में पहुंचता है, एक ही समय में 3 गुना तेजी से पहुंचता है। इन लोगों से अल्फा बीटा गामा से 3 गुना ज्यादा से पहुंचता है, यानी 9 लोगों में पहुंचता है एक साथ में, इसीलिए खतरा वाला मानते हैं। और इसमें क्या होता था, व्यक्ति को 7 से 8 दिन का बचने का समय होता था, लेकिन यहां पर साथियों इसमें होता है 3 से 4 दिन का। अब आप बोलेंगे कि भाई यहां जो है 3 से 4 दिन समय दे रहा है, चटपट आसमान में पहुंचा देता है, ब्रह्मा जी के पास पहुंचा देता है, बोले जा एक काम कर, जाके मिल के ब्रह्मा भगवान से, ये डेल्टा का काम होता है। तो हम भैया नहीं जाने वाले हैं, आसमान में नहीं उड़ने वाले हैं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा प्लस से बचना पड़ेगा। तो कैसे बचेंगे, डेल्टा प्लस से बचने के लिए हमको एक ही उपाय सोचता है, वो क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे ऑक्सीमीटर हमारे पास में होना चाहिए। जो हम लोगों ने पहली लहर दूसरी लहर में ऑक्सीमीटर रखे हुए थे, जो हमारे 200 रुपए के ऑक्सीमीटर 2500 रुपए मिलते थे, तो अभी से आपको ऑक्सीमीटर अपने पास एक रख लेना है। ऑक्सीमीटर में चेक करना है अपने आप को, सुबह शाम घर के सभी परिवारों को चेक करना है। 96 से 98 के बीच में यदि SpO2 आ रहा है, ऑक्सीजन यदि 96 से 98 चल रहा है, आप तंदुरुस्त है, खाइए पिए मस्ती करिए, अपना काम करिए, चिंता मुक्त रहिए। 96 98 है तो, लेकिन 96 से कम आया, थोड़ी सी चिंता करिए कि आपके स्वास्थ्य के ऊपर अभी असर पड़ना शुरू हुआ है, आपकी सांस रुकना धीरे धीरे कम हो रही है। तो आपको क्या करना है, आपको जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंच जाना है, और नहीं तो 3 से 4 दिन में आपको बता ही दिया डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया है ना, तेजी से बढ़ रहा है। यदि आपने इलाज नहीं करवाया तो ये आपका इलाज कर देगा। ये पढ़ा लिखा बड़ा समझदार है, ये कहता है कि बोले 3 से 4 दिन का समय मैं दे रहा हूं। आप यदि मेरे से समझदार निकल गए, मेरे से पढ़े लिखे निकल गए, तो बोले आप इलाज करवा लो, और यदि इलाज नहीं करवाए तो मैं समझ लूंगा कि आप अनपढ़ है, आपको इसके प्रति कोई जागरूकता नहीं है, बोले मेरे साथ चल, तो ये आपको उठा के भगवान के पास पहुंचा ही देगा। इसलिए आपको यहां ध्यान देना है, एक ऑक्सीमीटर रखो। दूसरा साथियों, आपको वैक्सीन बहुत जरूरी लगाना, मैं बताऊंगा वैक्सीन क्यों लगाना है। हमारे पास भारत देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों प्रकार की वैक्सीन डेल्टा प्लस वेरिएंट को खत्म करने का एक अच्छा उपाय है। हमारे ऊपर जो हमारे भारत देश में कोरोना के लिए कोविशील्ड और जो वैक्सीन आई हुई है कोविशील्ड की, कोवैक्सीन कोविशील्ड दोनों की दोनों वैक्सीन इसको मारने में क्षमता रखती है। तो आप वैक्सीन लगाइए। क्यों, आप बोलेंगे भाई क्यों लगाए हम, तो देखिए क्या हुआ था, यहाँ समझिए। इस प्रकार से मैंने ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम अमेरिका है। साथियों 2021 में अमेरिका ने रिसर्च किया, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, ये कहा देखा उन्होंने 9 लाख लोगों को प्रथम डोज लगा हुआ था, मात्र एक डोज, अब दूसरा डोज लगना बाकी था, लेकिन पहला डोज लगा और उनमें इतनी एंटीबॉडी बन चुकी थी कि उनको कोरोना हुआ। तो कोरोना होने के बाद 9 लाख में से 150 लोग मात्र मरे। ये वो लोग थे जिनको पहले से कोई बीमारी ऑलरेडी थी, वो लोग थे। तो 9 लाख लोगों में से 150 160 लोग यदि मर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं क्या रेशियो है ना, 0%, 1%। तो आप सोच सकते हैं कि इतने कम लोग मर रहे हैं, मतलब हमको वैक्सीन लगाना जरूरी है। जिस विद्यार्थी ने, जिस बच्चे ने, जिस नवयुवक ने, जिस भारत के नागरिक ने यदि वैक्सीन लगा लिया है, तो उसको कोरोना से लड़ने में काफी मददगार साबित हो जाएगी, उनको सहायता मिल जाएगी। तो वैक्सीन आपको लगवाना जरूरी है। ठीक, अब आगे देखेंगे हम लोग कि भारत देश में और विश्व में किस प्रकार से लहर, तीसरी लहर आने वाली है कि नहीं आने वाली है, कि किस प्रकार की आएगी, खतरा क्या होगा, दूसरी लहर से ज्यादा आएगी कम आएगी, आप यहां पर समझिए। साथियों इसको समझने के लिए जो भारत देश और विश्व में इस समय कोविड की जो लहर आ रही है, कोविड-19 की लहर के को मैं इसलिए समझा सकता हूं क्योंकि इसका 100 साल पहले का प्रमाण हमारे पास है। इतिहास गवाह है कि ये जो लहर आने वाली है, तीसरी लहर किस प्रकार की आएगी, यहां पर आप समझिए। साथियों 1920 का समय है, स्पेनिश फ्लू फैला था। जो स्पेनिश फ्लू फैला हुआ था, इस स्पेनिश फ्लू ने क्या किया था, इस स्पेनिश फ्लू में 3 लहर थी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो साथियों पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, पहली लहर आई तो व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, जैसे कोरोना में अभी हुआ था, इनको समझ में नहीं आया कि इंजेक्शन लगवाना है, कि हमको कोई टैबलेट खाना है, कि डॉक्टर के पास जाना है। लोग बाग डर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम अस्पताल जाएंगे तो हमको अस्पताल में पैक कर लेंगे, वापस ही नहीं आने देंगे, इसलिए वो यहाँ इलाज करवा ही नहीं सके,
खूब मरे, अच्छे इकट्ठे मरे, लाट लाट मरे इसमें। फिर इसके बाद सेकेंड लहर आई, समझते जब तक दूसरी लहर आ गई, और दूसरी लहर आ गई तो बड़ी भयानक आई, बड़ी भयंकर आई। दुनिया में हमेशा याद रखना, हर 100 साल में वायरस ये म्यूटेट होते हैं, हर 100 साल में आ रहे हैं, लेकिन दूसरी लहर जो है अभी तक का रिकॉर्ड है, दूसरी लहर सबसे भयानक होती है। हमारे भारत देश में 2021 में जो वायरस आया हुआ है खतरनाक, और दूसरी लहर बड़ी भयानक आई थी। तो इसके बाद में तीसरी लहर आई, तो हम लोगों ने दूसरी लहर में क्या किया, थोड़े समझ गए, जागरूक हो गए। जागरूक होने के बाद में लोगों ने इलाज करवाना शुरू किया, डॉक्टर से कंसल्ट करना शुरू किया। तो सेकेंड लहर में काफी हद तक लोग समझदार हो गए। उसके बाद थर्ड लहर आई, तो चूंकि यहाँ पर हल्का फुल्का बुखार आया तो व्यक्ति ने इलाज करवाना शुरू कर लिया, और तीसरी लहर बहुत कम आई थी। सेम इसी प्रकार साथियों यहाँ पर 3 प्रकार की लहर है। वो 3 प्रकार की लहर कौन सी? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो साथियों कोरोना की पहली लहर आई तो आपने देखा होगा, जी आपको पता है इसके बारे में। तो पहले लहर आई, लोग बाग घर से बाहर नहीं निकल रहे, डर रहे हैं, यदि बुखार भी है तो घर में ही मर रहे, अस्पताल नहीं जा रहे। वो कह रहे हैं कि अस्पताल जाएंगे, हमारे चेकअप तक नहीं करवा रहे, टेस्ट तक नहीं करवा रहे। टेस्ट करवाएंगे, पता चला कोविड निकल गया तो बोले अस्पताल में पैक कर लेंगे, आने नहीं देंगे, है ना। तो यहाँ पर लोगों ने कुछ नहीं किया, घर में बैठे रहे, और कम थी ये, काफी लोग मरे। लेकिन इसके तुलना में जो सेकेंड लहर आई, सेकेंड लहर बड़ी भयानक आई। जब अपने ऊपर आन बैठी, जान पे की आन बैठी है, तब जाकर के सेकेंड लहर में जब लाखों की संख्या में लोग मरने लगे, हमारे अपने लोग खोने लगे, तब जाकर के हमको समझदारी आई। जब हम समझे कि भाई अब तो इलाज करवाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर बहुत तबाही मचाई सेकेंड लहर ने, इतनी तबाही मचाई कि हर कोई व्यक्ति बस ओम नमः शिवा, है ना, ओम शांति ओम, बस यही लिखते आया हुआ है। तो साथियों यहाँ जो सेकेंड लहर थी बड़ी खतरनाक आई हुई थी। लेकिन आपने लास्ट में एक देखा होगा कि जब सेकेंड लहर आई हुई थी, तो सेकेंड लहर आने के बाद में हम लोगों ने थोड़ा सा जागरूकता दिखाई, और जैसे ही हल्का फुल्का बुखार आया, सारे के सारे डॉक्टर के पास पहुंचने शुरू हो गए, इलाज करवाना शुरू हुआ। इलाज करवाया तो लोग बाग यहाँ पर रिकवर हो गए, बच गए। अब जब यहाँ पर अवेयर हो गए हैं, तो तीसरी लहर के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग तीसरी लहर में क्यों से तैयार हैं? क्योंकि अब जैसे ही हल्का फुल्का बुखार यदि आएगा, ये तो थर्ड लहर कम होगी, वायरस का खतरा कम होगा। डेल्टा प्लस वेरिएंट आया जरूर है, लेकिन इसका खतरा जो है दूसरी लहर की तुलना में तीसरे में कम होता है, कम होगा। हम लोग को हल्का फुल्का बुखार आएगा, एक ही सावधानी रखना है, ऑक्सीमीटर रखो। 1 से 2 दिन बुखार आया तो दौड़ते हुए डॉक्टर के पास चले जाओ, हम बच जाएंगे। यदि हम लोगों ने तत्परता नहीं दिखाई तो आसमान में मिलेंगे। तो थर्ड लहर कम होगी। दूसरी बात, भारत देश ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला लिया है, वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आपने देखा जिनने वैक्सीन लगाया हुआ था 9 लाख लोगों में से 150 लोग मरे हैं। तो हमारे भारत देश में भी हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला लिया है। आज की डेट तक भारत देश ने कितना वैक्सीन लगा लिया है साथियों, देखेंगे कुछ जानकारी आपको देता हूं मैं। भारत देश में आज की डेट तक टोटल 5% लोग, पूरी जनसंख्या के 5% लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है, दोनों डोज। सिंगल डोज वाले जो इसमें हैं साथियों 21% लोग सिंगल डोज वाले हैं, और इनमें हमने एंटीबॉडी का निर्माण कर दिया है साथियों। ये तो 21% लोग ये हो गए। साथों साथ में जो कोरोना हुए थे, कोरोना जिनको हुआ था और कोरोना होने के बाद वो व्यक्ति ठीक हुए, उनमें एंटीबॉडी हो चुकी है, एंटीबॉडी बन चुकी है। तो एंटीबॉडी बनने के बाद वो व्यक्ति रिकवर हो गए हैं, तो वो व्यक्ति के ऊपर अभी उतना खतरा नहीं है। तो ये व्यक्ति और जिनको कोरोना हुआ था वो व्यक्ति, इनके ऊपर उतना भी खतरा नहीं है। इसलिए हम लोगों ने अभी समझ लो कि तीसरी लहर आने से पहले हम लोग 70% जनता को सुरक्षित कर लिए होंगे। 30% जनता रहेगी जिसके लिए हमारे पास ऑक्सीजन है, अस्पताल की व्यवस्था है, बेड की अवेलेबिलिटी है, तो हम लोग उनके ऊपर कब्जा कर सकते हैं। भारत देश में तीसरी लहर यदि आती है तो तीसरी लहर में उतने खतरा नहीं होगा, और यदि कोरोना आया भी तो हम लोग अस्पताल की व्यवस्था करे हुए हैं, बेड की व्यवस्था हो गई है, ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो इतना खतरा इसके ऊपर नहीं रहेगा। साथियों यही हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में अभी के डेट के अनुसार हमने 3% लोग, पूरी जनसंख्या के 3% जनसंख्या को दोनों डोज लगा लिया है, और इसमें भी 25% जो है वो सिंगल डोज वाले हैं। तो एमपी भी इसमें लगातार आगे बढ़ रहा है। और साथों साथ में जुलाई के सेकेंड वीक तक
स्पुतनिक 5 भारत में आ जाएगी, मई के महीने में आ गई है, लेकिन भारत देश की 6 कंपनियां मिल करके स्पुतनिक का निर्माण करना शुरू कर रही है। 2 महीने का समय लग जाता है, 2 महीने वो बनके तैयार हो जाएगी। तो जुलाई के फर्स्ट और सेकेंड वीक में बहुत बड़ी मात्रा में वैक्सीनेशन कार्यक्रम और चलने लग जाएगा। स्पुतनिक आ जाएगी, मॉडर्ना आ जाएगी। भारत देश में कोविशील्ड जो है कोवैक्सीन चली रही है। इस प्रकार से वैक्सीन का काम चलेगा और आप जल्दी जल्दी वैक्सीन लगा लेंगे तो क्या होगा, हमारे भारत देश में हम कोरोना के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन साथियों, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, जितने प्रकार के डेल्टा प्लस, इनके ऊपर कब्जा करना बहुत जरूरी हो गया है। कोरोना खत्म करना बहुत जरूरी हो गया है। यदि खत्म नहीं किया तो ये वायरस बदल रहा है रूप। मान लो आने वाले समय में डेल्टा डबल प्लस आ गया, तब क्या होगा? मान लो डेल्टा डबल प्लस हो गया या डेल्टा के बाद और नया वायरस आ गया और उस समय हमारे पास ये, अभी तो ठीक है कि डेल्टा प्लस के ऊपर हमारी कोवैक्सीन और कोविशील्ड काम कर रही है, ये तो खत्म करने का काम करें, लेकिन आने वाले समय में मान लो कि वो वायरस नया हो गया, बदल गया और उस समय हमारे पास में यदि वैक्सीन नहीं है तो क्या होगा? इसलिए समय रहते हमारे भारत देश को ये इनके ऊपर कंट्रोल करते हुए इनको खत्म करना जरूरी हो गया है। साथियों, ध्यान देना होगा, ये एक तो कम होगा। दूसरी बात, यहाँ पर तीसरी लहर में कई लोग अफवाहें उड़ा के रखे हुए हैं कि तीसरी लहर में बच्चों के ऊपर बहुत खतरा होने वाला है। मेरे समझदार साथियों, मैं कह दूं आपको, तीसरी लहर की समस्या इतना, ये पढ़ा लिखा 10वीं पास नहीं है कोरोना कि पहली लहर बोले कि ओल्ड पर्सन के ऊपर आया, जब सेकंड लोग जो है नौजवान मरने लगे तो बोले सेकंड लहर में नौजवान मरने लगे, बोले थर्ड लहर बोले बच्चों के ऊपर आने वाली है। ऐसा समझदार वो इतना नहीं है। वो जिसने वैक्सीन नहीं लगाया उसको लेके वो पहुंच जाएगा ब्रह्मा जी के पास में। तो आप ध्यान रखेंगे। एक और आपको मैं यहाँ पर रिकॉर्ड दे दूं, अमेरिका ने 500 बच्चों को रिसर्च के लिए बुलवाया था, टीका के लिए बुलवाया था। जब अमेरिका ने 500 बच्चों को बुलाया तो टीकाकरण के बाद में उन्होंने सोचा कि इसका पहले होता क्या है कि जैसे ही बच्चों को बुलाते हैं तो उनका पहले ब्लड की बहुत महीन जांच होती है, बारीकी से जांच होती है। तो 500 बच्चों में देखा 60% बच्चों को उन्होंने वापस कर दिया। आप बोलेंगे ऐसा क्यों किया? इसलिए किया हुआ था क्योंकि ये जो 500 बच्चे थे, 500 बच्चे में से 60% बच्चे ऐसे थे जिनको कोरोना पहले हुआ था, उनको पता ही नहीं चला। उनकी एंटीबॉडी इतनी स्ट्रांग थी कि उनको पता ही नहीं चला, हल्की फुल्की सर्दी खांसी में बच्चे ठीक हो गए। तो बच्चों की इम्यूनिटी बड़ों की तुलना में बहुत स्ट्रांग रहती है। तो थर्ड लहर जो है वो बच्चों की तुलना में बड़ों में ज़्यादा आने वाली है। तो इसलिए यहाँ पर 60% लोग, उन्होंने पूछा पेरेंट्स ने कि हमारे बच्चों को वापस क्यों कर रहे हैं? बोले इनको पहले कोरोना लक्षण थे तो पता नहीं चला है, लेकिन ऑलरेडी कोरोना इनको ठीक हो गया है, एंटीबॉडी इनकी बनी हुई है, इनको घर ले आइए, हम दूसरे बच्चों को लाएंगे जिनके पास एंटीबॉडी नहीं बनी है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर ये रिकॉर्ड है, प्रमाण है कि थर्ड लहर उतनी घातक बच्चों के लिए नहीं होगी जितनी ओल्ड पर्सन के लिए होगी, जितनी बीमार वाले के लिए होगी, जितने वैक्सीन नहीं लगा उनके लिए होगी। तो साथ ही उम्मीद करूंगा यहाँ तक का आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।